उठाए एहतियातन कदम, वन्य जीवों की सुरक्षा को बढ़ाने के दिए निर्देश। उधम सिंह नगर में लगातार भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, निचले इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों में जल भराव, दर्जनों गांव प्रभावित, राहत और बचाव कार्य जारी। नमस्कार, वंदे भारतम इंडिया अहेड देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देखिए, खबर देहरादून से है, जहां पर 2027 हरिद्वार कुंभ की तैयारियों को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सभी जनप्रतिनिधियों और 13 जिलों के आलाधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कुंभ से पहले सभी स्थायी कार्य अक्टूबर 2026 तक पूरे किए जाएं। उन्होंने पार्किंग, नए घाट, पिंक टॉयलेट, चेंजिंग रूम, डस्टबिन, रिसाइकलिंग सिस्टम और मोबाइल टॉयलेट जैसी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। घाटों और गंगा के तट पर 24 घंटे सफाई, हर की पैड़ी में आरती और बैठने की व्यवस्था, मनसा देवी और चंडी देवी पैदल मार्ग का सुदृढ़ीकरण और बहादुराबाद श्यामपुर बाईपास का समय से पूरा होना और ट्रैफिक डायवर्जन योजना सहित शटल सेवा सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। मुख्य सचिव को कुंभ मेला तैयारियों की 15 दिन में समीक्षा करने के भी निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री खुद अब जिस प्रकार से कुंभ की तैयारियों को लेकर के काफी अलर्ट मोड पर रहने के लिए जो निर्देश हैं अधिकारियों को उनके द्वारा दिए जा रहे हैं, और 2027 के हरिद्वार कुंभ की तैयारियों को लेकर के ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सभी जनप्रतिनिधियों और 13 जिलों के आलाधिकारियों के साथ में एक बैठक ली और ये बैठक उच्च स्तरीय रही। मुख्यमंत्री ने इस बैठक में निर्देश दिए हैं कि कुंभ से पहले ही तमाम जो कार्य हैं 2026 तक पूरे कर लिए जाए। अधिक जानकारी के लिए उत्तराखंड ब्यूरो हेड वैभव पटवाल जुड़ चुके हैं। वैभव, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2027 के हरिद्वार कुंभ की तैयारियों को लेकर के बैठक लेते हुए नजर आए। बैठक में क्या कुछ चर्चा की, उन्होंने अधिकारियों को क्या निर्देश दिए, पूरी जानकारी दीजिए। 2027 में जो है हरिद्वार में जो कुंभ है वहाँ पर प्रस्तावित, इसको लेकर जो सभी अधिकारी हैं वो पूरे अलग मोड पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन्होंने यहाँ पर बुधवार को सचिवालय में एक बैठक ली, जिसमें उन्होंने 13 जिलों के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर जुड़े, साथ जो टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार जिले के जो डीएम है उनसे भी यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की और तमाम निर्देश यहाँ पर दिए। सीएम धामी का पूरा जो फोकस है वो तमाम जो तैयारियां उनको लेकर है, जी की किसी प्रकार की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो पूरी तरह वहाँ पर बहाल रहे। साथ जो स्वच्छता का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए, वहीं जो महिलाओं के लिए है वो बूथ और पिंक टॉयलेट वहाँ बनाया जाए। तमाम जो चीजें हैं जो नहाने के जो घाट हैं उनका यहाँ पर निर्माण किया जाए समय से चीजें भी। अब बात यहाँ पर की जाए तो सीएस को भी निर्देश दे दिए गए हैं, यहाँ पर 15 दिन का समय दिया गया है। जी हाँ जी, अभी जो सीएस का निर्देश दिए गए 15 दिन का समय यहाँ पर दिया गया है। साथ ही साथ जो मंत्री मार्ग जो टूटा हुआ है उसका यहाँ पर निर्माण कराने के यहाँ पर जो सीएम धामी निर्देश दें कि 15 दिन के अंदर जो मार्ग को पूरी तरह से यहाँ पर सही कर दिया जाए और ठीक ठाक यहाँ पर कर दिया, जिससे जो आने वाले जो यात्री है उनके यहाँ पर कोई परेशानी ना हो। जी वैभव, 2027 में हरिद्वार में कुंभ होना है, लेकिन बात की जाए क्योंकि जिस प्रकार से मॉनसून की स्थिति हर बार देखने को मिलती है उत्तराखंड में, ऐसे ही तस्वीरें ना देखने को मिले 2027 तक, तो उसको लेकर के भी सशक्त निर्देश दिए होंगे तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसे सुदृढ़ करने की। सभी सीएम धामी ने तमाम जिस प्रकार जो इस बार जो आपदा यहाँ पर आई है उत्तराखंड के मेरे राज्य में, तमाम उनको देखते उन्होंने जो अधिकारी हैं उनको 24 घंटे अलग मोड पर रहने के लिए कहा है और तमाम जो परेशानियां आगे भी आ सकती है उनके लिए भी उन्होंने पहले से ही दिशा निर्देश यहाँ जारी किए हैं कि किस प्रकार से जो आपदाएं आ रही हैं इनको रोका जा सके और इसके लिए एक ठोस नियम और ठोस यहाँ पर कानून यहाँ पर बनाए जाए, जिससे कि जो आपदा है वो यहाँ पर ना आ पाए और जो अधिकारी हैं उनको 24 घंटे अलग मोड पर रहने के लिए कहा गया है। बहुत शुक्रिया वैभव आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक ली और उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ सीएम ने ये बैठक ली है, क्योंकि जिस प्रकार से 2027 में कुंभ होना है, अब इसकी तैयारियों को लेकर के ही मुख्यमंत्री ग्राउंड पर सतर्क होते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ जो अधिकारी हैं, सभी जनप्रतिनिधि हैं, 13 जिलों के आलाधिकारियों के साथ में बैठक उन्होंने ली है और 2027 के हरिद्वार कुंभ की तैयारियों को लेकर के तमाम दिशा निर्देश भी सीएम ने दिए।
2027 में जो हमारा हरिद्वार में कुंभ प्रस्तावित है, उसको लेकर आज सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, सभी अधिकारियों के साथ, सभी जिलों के अधिकारियों के साथ आज विस्तृत रूप से उसकी तैयारियों के संबंध में बैठक हुई है। और ये कुंभ हमारा बहुत अच्छा हो, भव्य हो, सुविधाजनक हो, सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा हो, लोगों को आवागमन में भी किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, अवस्थापना सुविधाएं अच्छी हों, नए घाट बने, नए पार्किंग स्थल बने, अनेक जो निर्माण कार्य हमारे शौचालय से लेकर जो होने हैं, बिजली, पानी, अन्य सुविधाएं जो बननी हैं, उसके संबंध में बहुत व्यापक रूप से तैयारियां हमने प्रारंभ कर दी हैं। और साधु संतों का भी इसमें हम आशीर्वाद लेकर, उनका मार्गदर्शन लेकर इस कुंभ को बहुत ऐतिहासिक बनाने के आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू के मामलों के बाद में उत्तराखंड भी सतर्क हो गया है। नैनीताल स्थित विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाते हुए वन्य जीवों की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। रिजर्व में पाए जाने वाले पक्षियों में बर्ड फ्लू फैलने से रोकने के लिए वन कर्मियों को कड़ी निगरानी के भी निर्देश दिए गए हैं। पक्षी शव मिलने पर तुरंत ही अधिकारियों को सूचना देने और परीक्षण कराने का भी प्रावधान किया गया है। ढेला रेंज के रेस्क्यू सेंटर में बाघ और तेंदुओं की खुराक से चिकन हटाकर अन्य सुरक्षित आहार भी दिया जा रहा है और खाने की गुणवत्ता का परीक्षण भी किया जा रहा है। इसके साथ ही इस सेंटर में कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। वन कर्मियों को कड़ी निगरानी रखने के भी निर्देश दे दिए हैं। जिस प्रकार से यूपी में बर्ड फ्लू के मामले अब बढ़ते ही जा रहे हैं, इसके बाद में उत्तराखंड सरकार भी सतर्क हो गई है। इसी के तहत नैनीताल में मौजूद विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। अब इसी रिजर्व के प्रशासन ने एहतियात के तौर पर कदम उठाए हैं और वन्य जीवों की सुरक्षा को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। और इस रिजर्व में पाए जाने वाले जो पक्षी हैं, इनमें बर्ड फ्लू ना हो, इसे फैलने से रोकने के लिए वन कर्मियों को कड़ी निगरानी के निर्देश दिए। देखिए, बर्ड फ्लू का एक खतरा जो है वो लगातार मंडरा रहा है। उसमें पहले यूपी में कुछ इलाकों में जो हमारे उत्तराखंड से लगे हुए इलाके हैं, वहां पर बर्ड फ्लू का सबसे पहले प्रकरण देखे गए थे। हमारे यहाँ तत्काल उस पर कार्रवाई की गई। हमने जो हमारा स्टाफ था उनको अलर्ट किया, फील्ड फॉर्मुलेशन को सबको बता दिया गया था कि यदि वन क्षेत्र में कहीं पर भी किसी जंगली जो पक्षी हैं उनकी मृत्यु की कोई घटना आती है तो उसको तत्काल हमारे नोटिस पे लाया जाए। हमारे यहाँ जो कार्यरत वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उसको उसका नोडल बनाया गया है। साथ ही हमारा जो ढेला रेस्क्यू सेंटर है वहाँ पर भी हमने जो टॉप मोस्ट प्रोटोकॉल है उसको हमने शुरू कर दिया है, जिसके अंतर्गत वहाँ पर जो ये बर्ड जो है पोल्ट्री जो फीड है उसको बंद कर दिया गया है। कोई चिकन वहाँ पर नहीं लेकर आया जाएगा। जो भी वहाँ पर सामग्री आ रही है उसका अच्छे से पहले परीक्षण होगा, उसके बाद ही उसको जानवरों को खिलाया जाएगा। और जो हमारे श्रमिक हैं जो कि पशु सुरक्षा का या जो रेस्क्यू सेंटर में जो सुविधाएं देते हैं उनकी भी सुरक्षा के लिए हमने विशेष जो इंतजाम है वो किए हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि बर्ड फ्लू की अगर कहीं पे कोई घटना प्रकाश में आती है उस पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। और साथ ही क्योंकि हमने देखा है कि बर्ड फ्लू जो वाइल्ड एनिमल्स है उनमें भी जंप करता है और ह्यूमंस में भी देखा जाता है। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी राजीव अग्रवाल जुड़ चुके हैं। राजीव, यूपी के बाद अब बर्ड फ्लू के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, उत्तराखंड भी अलर्ट मोड पर आ गया है। ऐसे में टाइगर रिजर्व है उसके प्रशासन की ओर से अब सतर्कता और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। तैयारियों के इंतजामात की पूरी जो विश्लेषण है वो आप दीजिए। क्या कुछ यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को? आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू की घटना बढ़ने के बाद, क्योंकि रामनगर में कॉर्बेट पार्क की जो उत्तर प्रदेश से सटी हुई जो सीमा है वहां पे पार्क प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं इस मामले में जानकारी देते हुए कॉर्बेट पार्क के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला ने बताया है कि कर्मचारियों को भी जो है पूरी तरह अलर्ट कर दिया गया है। और उन्होंने बताया क्योंकि कॉर्बेट नेशनल पार्क में जंगली पक्षियों की जो प्रजाति है वो काफी संख्या में है। ऐसे में उन्होंने ये भी कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि यदि किसी भी वन क्षेत्र में कोई पक्षी अगर किसी की मौत होती है तो उसकी सूचना तत्काल जो है अधिकारियों को दी जाए, ताकि उनकी जो है जो पक्षी हैं
उनका पोस्टमार्टम कराया जाए और जो विभागीय पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनको नोडल अधिकारी यहाँ बना दिया गया है। और जो पार्क के निदेशक हैं उनका ये भी कहना है कि जो कॉर्बेट नेशनल पार्क का रेस्क्यू सेंटर है वो ढेला में है, वहाँ पे जो है अभी जो जंगली जानवर रेस्क्यू करके लाए जाते हैं उनको जो मांस दिया जाता था उस पर भी उन्होंने कहा अभी रोक लगा दी है, और जो मांस उनको जानवरों को खिलाने के लिए दिया जाएगा उसकी भी पहले जांच होगी। और उन्होंने कहा है कि हालांकि अभी रामनगर में ऐसा कोई बर्ड फ्लू का मामला देखने को नहीं आया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में लगातार जिस प्रकार बर्ड फ्लू की घटनाएं बढ़ रही हैं उसको लेकर पार्क प्रशासन ने एहतियात के तौर पर अपने जो है कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। और वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर भी एक बड़ा सवाल पार्क के सामने है। तो लेकिन अधिकारियों का कहना है कि इससे निपटने के लिए विभाग द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और समय समय पर अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो बर्ड फ्लू के हालांकि मामले सामने नहीं आए हैं, लेकिन इससे पहले ही एहतियात के तौर पर वन्य जीवों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। प्रशासनिक तौर पर भी और वन कर्मी भी कड़ी निगरानी इस ओर रख रहे हैं कि तमाम जो वन्य जीवों के तहत यहाँ पर जो जानवर है उनके लिए जो यहाँ पर फूड सप्लाई किया जा रहा है वो भी पूरी तरीके से हेल्थी हो। और ऐसे में बर्ड फ्लू के यदि कोई मामले नजर भी आते हैं तो ऐसे में जाँच पड़ताल पूरी तरीके से की जाए। आगे बढ़ते हैं। चमोली के थराली उपजिलाधिकारी पंकज भट्ट ने नारायणबगड़ तहसील के आपातग्रस्त गांवों का स्थलीय निरीक्षण किया और प्रभावित परिवारों से उनकी परेशानियां जानी। नारायणबगड़ बस स्टैंड में अतिवृष्टि से ध्वस्त हुई दुकानों का भी निरीक्षण करके दुकानदारों को हर सहयोग का भरोसा दिलाया। इसके साथ ही बीआरओ को बाजार में जल निकासी नालियां और सुरक्षा दीवार बनाने के भी निर्देश दिए। इसके बाद में घटगाड़ और हरमनी गांव का दौरा करके 10 परिवारों के जमींदोज मकानों और गौशालाओं की स्थिति देखी। 4 परिवारों को राहत शिविर में शिफ्ट किया गया और सभी को खाद्यान्न किट भी उपलब्ध करवाई गई। उप जिलाधिकारी ने बताया कि सड़कें टूटने से मवेशियों और लोगों को दिक्कत हो रही है, लेकिन वैकल्पिक रास्ते बनाकर के राहत और रसद की आपूर्ति जारी है। चेपड़ों में लापता व्यक्ति की खोजबीन जारी है और थराली, देवाल और पिंडर क्षेत्र में सड़क सुधार प्राथमिकता पर है। ये चेपड़ो और थराली में जो जहाँ तक इशू था, तो थराली में जो हमारा राहत शिविर है वो कुलथाई पॉलिटेक्निक में चल रहा है। इसके अलावा एक राहत शिविर हमारा चेपड़ो में चल रहा है, जहाँ पर लगभग 50 से 100 लोग अभी भी जो है वहाँ पर निवास रहते हैं। उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था पूरे शासन प्रशासन के द्वारा की जा रही है। और चेपड़ों में जो एक बुजुर्ग हमारे लापता थे वो अभी तक नहीं मिल पाए हैं, लेकिन जो हमारे कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं। हमने जो पीड़ित परिवार था उन सब ने वादा किया है कि जब तक उनकी तसल्ली हो जाएगी तब तक वो हमसे कहेंगे कि ठीक है आप हमें ढूंढवाने में मदद कीजिए। पूरी तरह से उनके साथ खड़े हैं। हमारे यहाँ पे ग्राम घटिगाड़ में हंसकोटी ग्राम सभा के घटिगाड़ तोक में पूरा भूस्खलन हो चुका है। ये जबकि 2013 से पूरा भूस्खलन हो रहा है। हमने कई बार प्रशासन से गुहार भी लगाई कि यहाँ पर से हमारा विस्थापन लिया जाए, लेकिन प्रशासन ने हमारी ये कोई एक भी नहीं सुनी है। हमेशा आश्वासन देते रहे। यहाँ पे हमारे रास्तों की दयनीय स्थिति है। यहाँ पर हम 10 परिवार रहते हैं। अब हमें पहले तो रास्ता चाहिए सर, यहाँ से जो हम गाय भैंस निकाल दें अपनी, बड़े परेशान हैं सर। और इस वजह से हमें पहले रास्ता के चाहिए, आने जाने का बड़ी दिक्कत है सर। पीडब्ल्यूडी ने भी हमारे रास्ते पे पूरा मलबा डाल दिया है कि जहाँ से हम आ जा नहीं पा रहे हैं सर, वो पूरा रास्ता बंद कर दिया पीडब्ल्यूडी ने। बहुत प्रभावित हो चुके हैं। अब पहले से भी हमारी मांग थी, 2013 से हमारी मांग थी कि हमें विस्थापित किया जाए। विस्थापित प्रशासन से हमें आश्वासन मिला कि विस्थापित होंगे। उसके बाद किसी ने, जब ये मौसम चला गया तो उसके बाद हमारा कोई किसी ने शुद्ध एक खबर कुछ नहीं रखी। उसके बाद हम लगातार इसकी चपेट में आ रहे हैं। हल्का हल्की दरारें आ रही हैं। हमें रात को सोने का नहीं होता। इस बार अति ज़्यादा हो गया, हमारे मकानें टूट गई। अब हमारे पास ये नहीं बचा कि यहाँ पर हम रह सकते। और अब बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में गंगा के बढ़ते हुए जल स्तर के बीच में मूर्ति विसर्जन पर प्रशासन की लापरवाही उजागर हुई। अपर गंगा कैनाल बंद होने के बावजूद एनजीटी के नियमों की अनदेखी साफ दिखाई दी, क्योंकि जगह जगह कृत्रिम कुंड नदारद थे और श्रद्धालुओं को केवल
कुछ फ्लैक्स बोर्ड ही मार्गदर्शन दे रहे थे। हरिद्वार नगर निगम की जिम्मेदारी में हुई इस चूक पर मुख्य नगर आयुक्त ने माना कि बैरागी कैंप पर लापरवाही हुई, इसे दोबारा सही करवाया जाएगा और जिम्मेदार कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। HRDA सचिव मनीष कुमार सिंह ने कहा कि गंगा और सहायक नदियों में मूर्तियों का विसर्जन NGT आदेश के अनुसार प्रतिबंधित है और नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई होगी। गंगा तट पर प्रशासन की अधूरी तैयारियों के कारण श्रद्धालु सीधे नदी में ही मूर्तियां प्रवाहित करते हुए नजर आए, जबकि अधिकारी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर नियम लागू कराने वाले विभागों पर ही दोष डालते रहे। ये माननीय NGT का एक आदेश है और ये आदेश हमें एक आगे बुद्ध और जागरूक अधिवक्ता श्री पुनीत कंसल जी के माध्यम से भी प्राप्त हुआ था। उनके पत्र में कतिपय माननीय NGT का आदेश और कतिपय सुझाव भी दिए गए थे। उसके संबंध में जो भी एजेंसीज हैं जिनको उनका अनुपालन कराना है, जैसे पुलिस हो गई, नगर निगम हो गया, इन सभी लोगों को एक पत्र नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय के माध्यम से प्रेषित किया गया है कि माननीय NGT के आदेशों का अनुपालन कराएं और साथ ही साथ उसमें यह भी अपेक्षा की गई है कि जो सुझाव उनके द्वारा अपने पत्र में दिए गए हैं, जहां तक संभव हो सके। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी तनवीर अली जुड़ चुके हैं। तनवीर, प्रशासन की जो तैयारियां थी वो अधूरी थी, जिस कारण से श्रद्धालु जो मूर्तियां हैं वो नदी में ही प्रवाहित करते हुए नजर आए हैं। अब अधिकारी एक दूसरे पर ही आरोप लगा रहे हैं, अनदेखी भी यहां पर नियमों की गई NGT के। जी, मैं बता दूं, कहीं ना कहीं ये बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि जो गंगा जी हैं, गंगा में मूर्ति विसर्जन के लिए NGT के जो नियम है उसके अनुसार आप मूर्ति को विसर्जित नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरीके से गणेश चतुर्थी के मौके पर लगातार हरिद्वार में गणेश प्रतिमा को विसर्जन किया जा रहा था, उसके चलते ही जिस तरीके से नियमों की बात की जा रही थी, प्रशासन द्वारा के कृत्रिम जो गड्ढे हैं वो बनाए गए हैं और जो श्रद्धालुओं के मार्गदर्शन के लिए कुछ फ्लैक्स बोर्ड भी लगाए गए थे। लेकिन जब जैसे जैसे समय नजदीक आता गया तो बिल्कुल तैयार है जो उनकी पोल खुलती नजर आई है, क्योंकि जो तैयारी की बात की जा रही थी या कृत्रिम गड्ढे बनाने की बात की जा रही थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं आधी अधूरी तैयारी नजर आई है, जिसके चलते श्रद्धालुओं को काफी परेशानी हुई और कहीं ना कहीं इसको गंगा जी को भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि जब उनको इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं मिली या इस तरीके की जो व्यवस्थाओं की बात की जा रही थी, तो उसके चलते उन्होंने सीधे तौर पर कई जगह गंगा जी में ही विसर्जित करते नजर आए श्रद्धालु गणेश जी की मूर्ति को। जी, बहुत शुक्रिया तनवीर आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो श्रद्धालुओं को जो फ्लैक्स बोर्ड हैं वो मार्गदर्शन दे रहे थे, तो ऐसे में यहाँ पर जिस प्रकार से मुख्य नगर आयुक्त है उनकी ओर से भी लापरवाही मानी गई है। अब इस कारण से लोग भी काफी परेशान हुए और जिम्मेदार कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की भी लोगों ने बात कही। खबर देहरादून से है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के भाजपा प्रदेश कार्यालय तक मार्च किया। महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि एक निजी सर्वे के अनुसार देहरादून महिलाओं के लिए असुरक्षित है और सरकार को बेहतर कानून व्यवस्था लागू करनी चाहिए। कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय का प्रतीकात्मक शुद्धिकरण करने के लिए गोबर प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस ने बाहर बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। ज्योति रौतेला ने यह भी कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात होना चाहिए, जबकि प्रदर्शनकारियों के लिए ही पुलिस तैनात की गई। देखिए, हमारा कहना है कि नारी की एक रिपोर्ट आई है, इससे पहले NCRB की भी रिपोर्ट आई थी। हमारा प्रदेश जो उत्तराखंड है, देवभूमि उत्तराखंड है, जहाँ देवियों की पूजा होती है, बेटियों की पूजा होती है, उसको वो शहर, वो प्रदेश असुरक्षित है। नारी की जो रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि जो देश के 10 असुरक्षित शहर है महिलाओं के लिए, उसमें देहरादून एक शहर है और इसके ये रिपोर्ट आई है। NCRB की रिपोर्ट में भी 2500 से ज्यादा महिलाओं के साथ 3 साल में दुष्कर्म हुए, 10 साल से ज्यादा महिलाएं गुमशुदगी की रिपोर्ट है। और अगर किसी एजेंसी ने ये रिपोर्ट गलत दी है तो क्या मेरा पुलिस प्रशासन से है कि उनपे केस हुआ है, क्या अरेस्टिंग हुए? एक प्रदेश में, जिस प्रदेश का नाम देवभूमि के नाम से जाता है, जिस शहर को शिक्षा का हब माना जाता है, जहाँ हजारों बच्चे पढ़ने के लिए आती है, उस शहर के लिए ये कहा जा रहा है कि देश के 10वें नंबर में जो महिला सुरक्षा में। अब
देहरादून से खबर है जहां पर महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराध की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया स्वरूप प्रदेश महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रदेश कार्यालय तक कूच किया। कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने साथ मिट्टी के बर्तन में गोबर लेकर के आए और भाजपा कार्यालय का प्रतीकात्मक शुद्धिकरण किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसे फ्लॉप प्रदर्शन बताया और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस विषय को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है उसके लिए उसने स्वयं एक संस्था को पैसे देकर सर्वे कराया और प्रदेश में भ्रम फैलाया जा रहा है। देखिए, गोबर उठाने वाले का भी कुछ नाम होता है। कांग्रेस का आज का प्रदर्शन पूरी तरह फ्लॉप था और जिस विषय को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, अब तो मेरा शक जाता है कि कांग्रेस ने ही उस संस्था को इस प्रकार का मैसेज, जिसमें देहरादून में महिला अपराध वृद्धि का विषय लेकर जो जिस संस्था ने अपनी बात को रखा है, अब मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि कांग्रेस ने ही पैसे देकर उनसे इस प्रकार का सर्वे कराया है और आज के प्रदर्शन ने उसमें मोहर लगा दी। देखिए, जिस कानून की बात लेकर के आज कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी, जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, मैं बताना चाहूंगी कि पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में कानून भी मजबूत बना है, कठोर कानून बना है, सख्त कानून बना है और इसीलिए आज जो गलत कृत्य करने वाले हैं वो जेल की सलाखों के पीछे होते हैं। कांग्रेस सिर्फ इस वक्त भ्रम की स्थिति को पैदा कर रही है, भ्रम फैला रही है और जनता को गुमराह करने का काम कर रही है, पर जनता हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रही है, पुष्कर सिंह धामी जी का साथ दे रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का साथ दे रही है। तो कांग्रेस का इस तरह का प्रदर्शन। बीजेपी ओबीसी मोर्चा की ओर से राष्ट्रीय विमुक्त दिवस के अवसर पर हरिद्वार जिला पंचायत परिसर में घुमंतू जनजातियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में हरिद्वार, देहरादून और टिहरी जिलों के घुमंतू समाज के लोग शामिल हुए और उनके सामाजिक, आर्थिक और अधिकार संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी ने कहा कि घुमंतू समाज भारत की आत्मा का हिस्सा है, लेकिन ब्रिटिश काल से ही ये समुदाय उपेक्षित रहा और आजादी के बाद भी उन्हें मूलभूत अधिकार नहीं मिले। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समाज को मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास कर रही है। इसी निमित्त क्या कि समाज को कम से कम लोगों का आपस में एक दूसरे का परिचय हो, भाई कौन कर रहा, तो ये भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता लग करके आज इस काम को उठाया है और ये राष्ट्रीय स्तर पर ये निश्चित किया गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर के लक्ष्मण जी, हमारे जो ओबीसी मोर्चे के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक हमारी वर्चुअल बैठक करके ये सब विषय बताया। तो हमें भी नहीं सही पता, तो हम लोग को भी इतनी जानकारी नहीं थी भाई ये समाज कितना क्रांतिकारी रहा है। तो आज जैसे हमारे स्वामी जी ने भी बताया और उससे पहले जो हमारे वक्ताओं ने बताया, तो वाकई में इस समाज को मुख्य धारा में जोड़ने का काम जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तराखंड में हमारे यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं, उसी को हम आगे बढ़ाने में लगे। गढ़वाल मंडल का जो हमारा ये घुमंतू समाज है, जिनका जिक्र हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया, आज उस क्षेत्र में रहने वाले जितने भी उस समाज के लोग हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया। उनके साथ हम लोग शायद भोज भी करेंगे और उन किस प्रकार की समस्या है वो ज्ञापन भी उन्होंने हमारे को दिया है। तो निश्चित रूप से ये जो हमारा घुमंतू समाज है, इनका एक बहुत बड़ा योगदान देश के लिए है। इस घुमंतू समाज में बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए हैं, शहीद भी हुए हैं देश के लिए, और वास्तव में जिस प्रकार की चिंता देश की आज़ादी के बाद इस समाज की होनी चाहिए थी वो दूसरी सरकारों ने नहीं की है। लेकिन आज सबसे बड़ी बात है, जो दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर नेता है माननीय मोदी। उधम सिंह नगर से खबर है जहां पर खटीमा में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। निचले इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव के कारण बिस्टी, दाहा ढाकी, राजीव नगर, अमाऊ, पकड़िया, बंगाली कॉलोनी, प्रतापपुर, तराई नगला, आवास विकास और नौसर समेत दर्जनों गांव प्रभावित हुए। नानक सागर डैम के सभी फाटक खोल दिए गए हैं, जिससे पानी की आवक बढ़ गई। प्रशासन ने तुरंत ही राहत और बचाव कार्य शुरू करके लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। तहसीलदार वीरेंद्र सिंह सजवान ने बताया कि बाढ़ पीड़ितों को भोजन और पानी की व्यवस्था की गई है और प्रभावितों का सर्वे करके आगे सहायता प्रदान की जाएगी। फील्ड टीमों की सूचना के अनुसार 3 दिनों से लगातार हुई अतिवृष्टि के बावजूद कोई जनहानि नहीं हुई।
निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक और अन्य जो फील्ड में कार्यरत कार्मिक हैं उनके द्वारा जो भी अभी तक जानकारी आई है, उसमें जो ये 3 दिन लगातार अतिवृष्टि हुई है उसमें किसी प्रकार की कोई पशुहानि या जनहानि की कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है। किसी के घरों में पानी घुस गया है, छोटी मोटी क्षति हुई है, उसका आकलन क्षेत्रीय पटवारियों द्वारा किया जा रहा है। आकलन उपरांत शासनों के मानकानुसार। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया अहेड, वंदे भारतम।